कक्षा 11 कला भूगोल पार्ट 1 का पहला अध्याय प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा पॉइंट हम आज इसका अध्ययन करेंगे। आइए सवाल देखते हैं। क्या आप अपने विद्यालय में वन महोत्सव समारोह का आयोजन करते हैं? हम इतने पौधारोपण क्यों करते हैं? किस प्रकार पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं? इसका उत्तर हमें आज देखना है। हम अपने विद्यालय में वन महोत्सव समारोह का आयोजन करते हैं। वन मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। इनके अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हैं, इसलिए पौधारोपण का कार्य किया जाता है। ध्यान से देखिए, जो वन है वो हमारे लिए कई तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाता है। वनों से हमें लकड़ी, छाया, जड़ी बूटियाँ, मृदा कटाव, पर्यावरण संतुलन, जीव जंतुओं का आश्रय स्थल आदि तरह से लाभदायक है, इसलिए हम पौधारोपण का कार्य करते हैं। पौधारोपण से वृक्षों तथा वन क्षेत्र का विस्तार होता है। वृक्ष वन क्षेत्र के विस्तार में पारिस्थितिक तंत्र संतुलित बना रहता है। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब पारिस्थितिकी आपने पहले पढ़ा होगा। पारिस्थितिकी में जैव घटक अजैव घटक के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे वनस्पतियाँ, घास जो होती हैं, इनको भोजन के रूप में जो शाकाहारी जीव जंतु हैं ग्रहण करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। और जीव जंतु जो वन है, पेड़ पौधे हैं, घास है, जंगल है, वहीं पर इनका निवास स्थल होता है। अगर पेड़ पौधे या वनस्पतियों का विस्तार कम हो जाए, धरती पर से समाप्त हो जाए, तो जीव जंतुओं का अस्तित्व भी धरती पर से समाप्त हो जाएगा। जो शाकाहारी जीव जंतु हैं, जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए पारिस्थितिक जो संतुलन है उसको बनाए रखने में जो वृक्षारोपण है, जो पौधारोपण है, उसका बड़ा योगदान है। यह मृदा अपरदन को भी रोकता है। जो मिट्टी का कटाव होता है, इनडायरेक्ट रूप से उसका मिट्टी के कटाव को रोकता है, क्योंकि मिट्टी की जो ऊपरी परत अगर कट कर बह जाती है तो उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे कृषि का जो उत्पादन है वो घट जाता है, बहुत कम हो जाता है। देश की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए वृक्षारोपण का जो कार्य है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि देश विशेष में जो वनों का विस्तार है वो अधिक से अधिक बना रहे। किसी भी देश में वनों का जो विस्तार है, कुल भूभाग के 33% भाग पर वन होने चाहिए, और अगर इससे भी ज़्यादा है तो और अच्छी बात है। पर्यावरण की सुंदरता में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए हमें पौधारोपण का कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये जो है वन्य जीवों का आवास क्षेत्र भी है, आवास भी प्रदान करता है, जलवायु चक्र को संतुलित रखते हुए हरित गृह प्रभाव को नियंत्रित करते हैं। वन हमारी विभिन्न प्रकार की आवश्यकता, भोजन, आवास की पूर्ति भी करते हैं। तो वन हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। पर्यावरण का संतुलन बनाता है, जलवायु चक्र को नियंत्रित करता है, हरित गृह प्रभाव को नियंत्रित करता है। इसलिए हमें जो है पौधारोपण का कार्य करना चाहिए। और जो वन महोत्सव है वो जो हम मनाते हैं आगामी हमेशा ये 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है, तो हम अपने विद्यालय में इसको नियमित रूप से मनाते हैं। पॉइंट नंबर 4 इसका जो सवाल है, आपने हाथी, हिरण, केचुआ, वृक्ष, घास देखा होगा। ये कहाँ रहते हैं, बढ़ते हैं, उस मंडल को क्या नाम दिया गया है? आप इस मंडल के कुछ लक्षणों का वर्णन कीजिए। ध्यान से देखिए, जो जीव मंडल है, हमारे भूगोल की जो विषय वस्तु है उसमें 4 मंडल खास तौर से आते हैं: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। जैव मंडल है जो है उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आते हैं। जीव जंतु जो होते हैं, जब स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल का जो वह सम्मिलित क्षेत्र होता है, इसी में जीव का विकास होता है। तो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उसे जीव मंडल कहा जाता है, चाहे वो पादप जगत हो यानी प्लांट किंगडम, जो वनस्पति जगत हो, और जो वन्य जीव हैं एनिमल किंगडम, जो जीव जंतु हैं। तो जो हमारा जैव मंडल है, जैव मंडल को 2 भागों में बांटा गया है: पादप जगत और जीव जंतु जगत। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो इनका जो एक स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के संक्रमण पेटी है, उसी में रहने वाले जो जीव लोग होते हैं उन्हें जीव मंडल कहा जाता है। हमने हाथी, हिरण, केचुए, वृक्ष एवं वन देखे हैं। ये सभी जीव मंडल में रहते हैं।
जीवों का यह आवास स्थल जैवमंडल कहलाता है। इस मंडल की सीमा जल, वायु, स्थल के संपर्क के क्षेत्र में उसी सीमा तक विस्तृत होती है जहाँ जीवों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं होती है। ध्यान दीजिए, जो स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल है, इसमें कुछ क्षेत्रों में ही जीवमंडल का विकास होता है जहाँ पर इनके लिए अनुकूल दशाएं होती हैं। हर क्षेत्र में जीवमंडल नहीं पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव इसी मंडल में उत्पन्न होते हैं तथा निवास करते हुए अपना विकास करते हैं। इसी मंडल से जीवों को अपने विकास की आवश्यकताएं पूरी होती है। इसका 5वां पॉइंट है, आपको अपने निवास से विद्यालय जाने में कितना समय लगता है। यदि विद्यालय आपके घर की सड़क के उस पार होता है तो आप विद्यालय पहुंचने में कितना समय लेते हैं। आने जाने के समय पर आपके घर और विद्यालय के बीच की दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या आप समय को स्थान या उसके विपरीत स्थान को समय परिवर्तित कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम जो दूरी तय करते हैं, विद्यालय जाते हैं, उसमें जो समय और स्थान है इसको हम पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हमको विद्यालय जाने में अगर 1 घंटे का समय लगता है, 1 घंटे का समय लगता है, लेकिन अगर वो विद्यालय हमारे घर के पास में हो तो हम उसको 10 मिनट के में ही वो दूरी तय कर सकते हैं। तो स्थान को हम दूरी में समय में कन्वर्ट कर सकते हैं, समय को स्थान में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक दूरी ऐसी है जहाँ हमें जाने में 10 घंटा लगता है, तो हमें जो है स्थान और जो समय है इसको निश्चित रूप से हम कम कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण आप देखिए, अपने निवास स्थान से विद्यालय तक की दूरी पैदल करने में समय अधिक लगेगा। अगर हम विद्यालय तक पैदल जाते हैं तो हमको समय ज़्यादा लगेगा, परंतु किसी वाहन द्वारा हम जो है क्या करते हैं, इस समय की बचत कर सकते हैं। अतः समय को स्थान या इसके विपरीत स्थान को समय में इस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है कि विद्यालय निवास से 3 किलोमीटर या 30 मिनट दूर है, जिसे वाहन द्वारा पहुंचकर 10 मिनट में पहुंचकर उस दूरी को कम किया जा सकता है। तो समय और स्थान को हम जो है चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा दूर है, अगर 30 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, पैदल जाते हैं तो हमको ज़्यादा समय लगता है। अगर वाहन के द्वारा जाते हैं तो हमको समय कम लगता है। या विद्यालय हमारे नज़दीक है तो भी उसका समय पर प्रभाव पड़ता है, विद्यालय अगर दूर है तो भी उसका समय पर प्रभाव पड़ता है। तो विद्यालय आने जाने में जो समय और स्थान है इसको हम जो है चेंज कर सकते हैं अपने तकनीक के द्वारा। आज इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का जो सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। इसको आप बार बार ध्यान से पढ़ें, अपनी कॉपी में नोट करें। थैंक यू। बस।